हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का यह सेशन अपने कंप्लीट होने वाला है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। यानी कि राजस्थान में जो अभी हाल ही में बीएड कर रहे हैं प्रथम वर्ष वाले और द्वितीय वर्ष वाले और 4 ईयर वाले, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और 4 ईयर में जो भी क्लास में स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ साथ में अगर बात करें जो एमए एमएससी एमकॉम वगैरह कर रहे हैं, और इसी में अगर बात करें जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम अगर कर रहे हैं, अगर 3 साल में अगर किसी भी स्टूडेंट अगर आप इसमें कर रहे हैं जो भी मैंने बताया है बीएड, ग्रेजुएशन और एमए एमएससी एमकॉम वगैरह, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें अगर बात करें सेशन 2023-24 में अगर बात करें, तो आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आज हो चुकी है 14 सितंबर, और 15 सितंबर यानी कि कल से आपके इनके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। आपने वैसे थंबनेल देख लिया होगा कि अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं ना, समाज कल्याण विभाग यानी कि एसजेई, जिसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर है वो दी जाती है। जैसे अगर बात करें बीएड में, आप सभी को पता है आपकी 27,000 रुपये प्रति वर्ष आपकी फीस लगती है। तो प्रति वर्ष के हिसाब से आपको 29,000 यानी 28,950 रुपये, यानी मान के चल सकते हैं कि 29,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। और ग्रेजुएशन में अगर बात करें तो 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति वर्ष। और एम एम एस सी एम कॉम अगर बात करें तो जो आपकी फीस लगती है वो आपकी कंप्लीट आपको रिटर्न है वो स्कॉलरशिप के रूप में कर दी जाती है। तो ये कंप्लीट अपना वीडियो रहने वाला है स्कॉलरशिप बायोमेट्रिक से रिलेटेड। क्योंकि देखो, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं ना, तो आपकी बायोमेट्रिक लगाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं लगाते हैं ना, बायोमेट्रिक अनुपस्थिति के कारण आपका फॉर्म अग्रेसित नहीं किया जाएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और आप सभी को पता है जब आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा तो आपको स्कॉलरशिप कौन देगा भैया। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा। और पहले देखो, सामान्य जानकारी में यहाँ पर आपको बता देता हूँ इनकी रिलेटेड आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि कल से इनके फॉर्म स्टार्ट है, 1 महीने का इसमें समय दिया गया है। और काफ़ी सारे जो बच्चे ना उसमें इनके मैं जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो उनके पास नहीं है, तो जल्दी से वो आप डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, उसके बाद में आप आए अप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर बात करूँ आपके फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक आप फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी लिखी हुई है, ये SC ST। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं EBC वगैरह लिखी हुई है। अगर यहाँ पर हम कैटेगरी के बारे में बात करें, अनुसूचित जाति यानी SC ST, और इसके अलावा यहाँ पर जो अति पिछड़ा वर्ग है, इसके अलावा यहाँ पर SC भी लिखा हुआ है, अम्बेडकर यानी EBC लिखा हुआ है। और OBC में देखो यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे BPL वाले हैं तो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, EWS BPL वाले हैं तो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट BPL वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म है वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें SC ST में, अगर बात करें SC ST में ऐसा कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी लगाए। तो SC ST में जो APL वाले हैं वो भी लगा सकते हैं और BPL वाले हैं वो भी इसमें लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवार के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं BPL कार्ड धारक की पुत्र या पुत्री, यानी जो BPL आपका राशन कार्ड बना हुआ ना, तो उसमें अगर देखो भाई या बहन दोनों अगर आप पढ़ रहे हैं ना, जब कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई BA BSc बीकॉम कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई MA कर रहा है, तो जितने भी आप स्टूडेंट है ना वो इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कार्ड धारक है ना, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्र पुत्री लगा सकते हैं, स्टेट BPL का कार्ड धारक पुत्र या पुत्री। अनाथ बालिका, अनाथ में का मतलब है जिनके मॉम डैड है वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है ना, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो इसमें आपको लगाना होगा। विधवा का बोला इसमें लगाना होगा, अगर आप है स्वयं विधवा तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अगर कोई विधवा का पुत्र या पुत्री है तो उसमें फॉर्म है वो लगा सकता है। और तलाकशुदा महिला वो उसमें फॉर्म है वो लगा सकता है। इसमें कुछ एक और है जो कैटेगरी बताई गई है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तलाकशुदा महिला की पुत्री, पुत्र या विशेष योग्यजन स्वयं या विशेष योग्यजन की पुत्री पुत्र। देखो इसमें जो PW कैटेगरी वाले हैं, जैसे या इसके अलावा अगर बात करें जो विकलांग वाले हैं ना, तो उसमें आपको विकलांग प्रमाण पत्र लगाना होगा और इसमें आप है वो फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान और विभाग द्वारा जो सूचीबद्ध है, उसमें आप अध्ययनरत विद्यार्थी अगर हैं तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, जैसे SC ST की जो इनकी जो फीस मतलब इनकी जो ना रहती है ना वार्षिक आय, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, अब यहाँ इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, तो उसके बाद मैं आपको बायोमेट्रिक से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं की SSO ID, जिसमें विद्यार्थी का आधार कार्ड भी लिंक हो। देखो अपनी, अगर अभी तक आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो आप SSO ID बनाइए। और अपनी SSO ID में अपना आधार कार्ड है उसमें उसके माध्यम से ही बनता है, तो अपने SSO ID में क्या क्या आपको करना है वो देखिए।
यहाँ पर आज समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण के उपरांत आवेदन में कोई संशोधित स्वीकृत नहीं होगा। अगला देखिए कि जन आधार आईडी और जन आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। और सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी से संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित अध्ययनरत होना अनिवार्य है। यानी कि जिस आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, उस कॉलेज में आपका उस सत्र के अंतर्गत आपका वो अध्ययनरत आप होना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या बताया गया है। छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे आय का प्रमाण पत्र यानी आय विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका यानी पिछले साल की जो मार्कशीट होती है वो लास्ट ईयर की, जन आधार या राज ई वॉल्ट डिजी लॉकर से ऑनलाइन ली जाएगी। साथ ही जो छात्रवृत्ति आवेदन से जो वांछित सभी मूल दस्तावेज या फीस रसीद की रंगीन स्क्रीन जो स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि इसमें आपकी जो फीस रसीद है, जन आधार है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, आधार कार्ड है, आय का विवरण आप अगर बात करें तो जन आधार में आपको अपडेट करना होगा। जैसे आप जन आधार ओपन करते हैं और जो विद्यार्थी जैसे अगर बात करें, जैसे मैं अपने जो अपडेट करना चाहता हूँ अगर जन आधार, तो मैं सबसे पहले जन आधार जो SSID में मतलब गूगल ओपन करूंगा, मोबाइल में गूगल ओपन करने के बाद में SSID ओपन करूंगा। SSID जो आईडी पासवर्ड लगाने के बाद में जन आधार का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करूंगा। वहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, एडिटिंग करूंगा। और जो जैसे मेरा नाम मनोज है तो मनोज जैसे मेरे, देखो आपको सभी को पता है, आप अपना जो नाम होता है उसके आगे आपको एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, एडिटिंग वहाँ से कर सकते हैं। और उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा जन आधार सॉरी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का हो जाता है। वो जैसे आप उसमें टोकन नंबर डालते हैं ना, तो अपने आप वो जो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मूल निवास के टोकन नंबर डालेंगे मूल निवास के स्थान पर, तो आपके वहां पर है वो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। मार्कशीट वहां पर वेरीफाई करनी होगी। अब देखो परिवार की वार्षिक आय अगर बात करें तो आपके जो पापा है ना, या आपके अगर मम्मी के ना जो मुखिया है ना, देखो परिवार के जो अपने जैसे पापा है तो उनकी अगर बात करें तो उनकी जो वार्षिक आय, तो उनके लिए आपको उनका जो जन आधार में जो होता है ना पोर्टल, वहां पर आपको जाना है और उसमें आपको एडिटिंग करनी है। और यहाँ पर अगर बात करें SC ST में 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं बैंक विवरण के बारे में। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक विवरण। विद्यार्थी का बैंक वित्त विवरण देखिए। पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी। देख सकते हैं बैंक विद्यार्थी स्वयं का अकाउंट होना अनिवार्य है। अतः विद्यार्थी अपने आधार बेस्ड या CDD लिंक्ड बैंक खाते के विवरण को आवेदन करने से पूर्व जन आधार में अनिवार्य रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो आप इसमें अपना जैसे आप जो स्कॉलरशिप लेंगे तो इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे ना, तब उसमें आपका वो स्वयं का जो अपना जन आधार है ना, तो अपनी स्वयं के जन आधार में अपने आईडी के अंतर्गत आपको जो अपने अकाउंट नंबर है, IFSC कोड वगैरह, तो वो उसमें आपको अपडेट करना अनिवार्य है। विद्यार्थी के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। उसके बाद ही अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है। विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउंट से ही हो। छात्रवृत्ति आवेदन जो आवेदन पत्र है, जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक के अनुसार KYC पूर्ण है वो रखता हो। छात्र या छात्रा के खाते में लेन देन की सभी प्रकार का निर्धारित समय अंतराल में ही और छात्र के प्राप्त होने वाले बैंक या शुल्क जो प्रतिपूर्व छात्रवृत्ति की कुल धनराशि राशि उनके खाते में ये वो ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि विद्यार्थी स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर KYC बैंक मांगते हैं तो आपको पहले करवानी होगी। उसके बाद में अगर बात करें तो आपका जो अकाउंट है ना, वो आपका मतलब उनकी जो लिमिट है ना वो निर्धारित होनी। जैसे कुछ बैंक अकाउंट होते हैं जिनके 10,000 से ज़्यादा लिमिट नहीं होती है, तो आपको है वो लिमिट आपकी बढ़ानी होगी, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं इनकी जो बायोमेट्रिक है ना, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण 12 पॉइंट देख सकते हैं। विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति। विद्यार्थी के द्वारा आवेदन करने को शिक्षण संस्थानों में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम हर बार एक शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर के छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज करवानी अनिवार्य है। अगर आप आवेदन करने के बाद में बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं ना, तो आवेदन अग्रेसित व स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थानों के द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति करना अनिवार्य है। अब देखो बायोमेट्रिक डिवाइस किस प्रकार का होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर बात करें इसमें आपको कितनी बार है वो बायोमेट्रिक करवाना है। जैसे अगर बात करें 15 सितंबर आपसे आपको आप फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप 15 सितंबर को फॉर्म लगाते हैं और आपको पता ही है 15 सितंबर को आप फॉर्म लगाने के बाद में कुछ दिन है वो पेंडिंग रहता है कॉलेज के थ्रू, यानी कॉलेज पर पेंडिंग रहता है। जैसे मान के चल सकते हैं कि कॉलेज वालों ने है वो 15 सितंबर को आपने फॉर्म भरा था, ठीक है।
और 20 सितंबर को कॉलेज वालों ने वो फॉर्म मतलब कि चेक कर लिया है, पेंडिंग जो था उनको देख लिया है, किस प्रकार क्या जानकारी उन्होंने देख लिया है। अब देखो उनके द्वारा तो अप्रूव हो जाएगा कॉलेज के द्वारा। अब देखो अप्रूव तभी होगा जब आप कॉलेज में जाकर के आपको क्या ना, जैसे आपने 15 सितंबर से फॉर्म भर दिया है और 20 तारीख को उन्होंने फॉर्म देख लिया है कि किस प्रकार क्या जानकारी है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ। 20 सितंबर को उनको देखने के बाद में वो अप्रूव कर देंगे, ये अपनी तरफ से अब अपनी यानी कॉलेज की तरफ से वो पास कर लेंगे कि बिल्कुल इसमें जानकारी है वो बिल्कुल सही है और सटीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पास करने का कॉलेज में पास करने के बाद में ये आगे किसको जो फॉरवर्ड करेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा जो समाज कल्याण विभाग है उसको फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पर फॉरवर्ड करने के लिए आपको कॉलेज में जैसे इस प्रकार के ये डिवाइस बने हुए हैं ना, तो ऐसे कुछ एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता मंत्र का, तो उस कॉलेज में आपको जाना है और वहाँ पर आपका जो स्कॉलरशिप जो रूम होता है अलग से ही होता है, किसी में एक साथ में ही होता है, तो वहाँ पर आप जा करके आपको बायोमेट्रिक करवाना। बायोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर आप जैसे मशीन है तो यहाँ पर आपको एक अंगूठा लगाना होगा प्रति महीने। ये देखो अंगूठा आपको यानी बायोमेट्रिक है वो कितनी बार करवाना होगा। जैसे एक बार आपने कॉलेज से आपने जैसे मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया 15 सितंबर को, 20 सितंबर को कॉलेज में वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद में आपने एक बार है वो करवा दिया है। जैसे एक बार आपने यहाँ पर करवा दिया है मतलब बायोमेट्रिक, तो अब ये चला जाएगा समाज कल्याण विभाग के पास में, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको है वो जैसे देखो मैंने तो अगर बात करें केवल एक बार ही जो बायोमेट्रिक करवाई और मेरी स्कॉलरशिप आ गई है, ठीक है। यानी कॉलेज से यहाँ पर समाज कल्याण विभाग को जब फॉरवर्ड किया जाता है ना तब है वो किया जाता है। जैसे अगर बात करें जो कुछ बच्चे होते हैं ना, समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड करने के बाद में इसके समाज कल्याण विभाग के द्वारा कुछ है वो ऑब्जेक्शन दिया जाता है कि आपकी ये जानकारी सही नहीं है वगैरह वगैरह, तो आपको पुनः उस अप्रूव जो आपको ऑब्जेक्शन दिया जाता है उसको क्लियर करने के बाद में आपको एक बार पुनः है वो अप्रूव सॉरी बायोमेट्रिक का है जो आपको लगाना अनिवार्य होता है। जैसे सामान्य तौर पे अगर बात करें अगर आपकी कंप्लीट जानकारी सही है सटीक है तो आपको केवल एक बार ही बायोमेट्रिक लगवाना होता है और इसमें लिखा हुआ मिल जाता है कि आप हर महीने आपको लगानी, लेकिन हर महीने जरूरी नहीं है। जब आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म एक बार है जो समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाता है तब आपका है वो किसी भी प्रकार का आपको पुनः है वो मतलब बायोमेट्रिक लगाना जरूरी नहीं है। और अगर वहाँ पर आप जैसे डोनेशन वाले स्टूडेंट हैं तो उनको सभी को पता ही है जब आप जाए ना तभी जैसे अगर बात करें अभी हाल ही में आप है वो अभी कॉलेज नहीं जाना चाहते तो कम से कम ये एक महीने तो अभी इसमें बताई गई है। लेकिन पिछली बार अगर बात करें तो ये लगभग सितंबर में इनके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 31 मार्च तक इनके फॉर्म है वो चले थे, लगभग 5 से 6 मार्च के फॉर्म है वो चले थे। तो इस बार भी इनके फॉर्म है बहुत ही लंबे जो समय तक चलेंगे। जब आप कॉलेज आए उनसे 1-2 दिन पहले फॉर्म लगा लेना और उसके बाद में आप कॉलेज जाकर बायोमेट्रिक करवा देना, तभी आपके एक साथ में दो काम आपके हो सकते हैं। आपको जानकारी बता रखी है कि ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक महीने, जैसे देखो मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूँ। जैसे आपने 15 सितंबर को जैसे आपने वो फॉर्म भरा है, ठीक है। 20 सितंबर को कॉलेज के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, चेक कर दिया गया कि हिसाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा समाज कल्याण विभाग को, यानी जो आपको स्कॉलरशिप देता है उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कॉलेज के द्वारा। यहाँ पर अप्रूव करने के बाद में यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा बायोमेट्रिक करवाना होगा, जो अभी मैंने मशीन बताई है वहां पर आपको एक बार अंगूठा देना होगा। अंगूठा अगर आप नहीं देते हैं तो आपका यहाँ पर वो फॉर्म है इसके पास में नहीं भेजा जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर भेजने के बाद में आपका पुनः किसके पास चला जाएगा, डीएलओ के पास में चला जाएगा, जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी होता है ना उसके पास में वो चला जाएगा, ठीक है। वहां पर जाने के बाद में अगर बात करें तो आपका बिल जनरेट होगा, फिर बजट आएगा, फिर आपकी स्कॉलरशिप आएगी, पहले 40% आएगी फिर आपकी 60% आएगी। तो ये इनका कंप्लीट प्रोसेस रहता है, ठीक है। केवल एक बार ही आपको करवाना है बायोमेट्रिक। और अगर आपका ऑब्जेक्शन दे दिया जाता है ना कॉलेज के द्वारा नहीं, अगर आपका किसी डिपार्टमेंट के द्वारा यानी समाज कल्याण विभाग या अगर हम बात करें डीएलओ के द्वारा अगर आपको दे दिया जाता है ना ऑब्जेक्शन, तो उनको क्लियर करने के बाद में आपको पुनः वो बायोमेट्रिक करवाना होता है। और वो आपको बायोमेट्रिक केवल कॉलेज में ही करवाना होता है, ऐसा नहीं कि डीएलओ को फॉरवर्ड कर दिया गया है अब वहां जाकर के आपको बायोमेट्रिक करवाना है, ऐसा नहीं होता है। सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। बाकी कंप्लीट स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो एक बार जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे आप सर्च करके जुड़ सकते हैं मनोज एजुकेशन, जो चैनल का लोगो दिया हुआ इसी प्रकार का लोगो है। बाकी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।